हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी में वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण क्या होते हैं? जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। उन ध्वनियों को जिन वर्णों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिन संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उनको कहते हैं वर्ण। अर्थात जो प्रतीक बनाए जाते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। तो हिंदी में जो वर्ण हैं मूल रूप से 52 हैं, जिनमें कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं। तो आइए देखते हैं कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं और वो कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, उनको उच्चारण करने में कौन शरीर का अंग लगता है, तो हम देखेंगे। पहले देखिए वर्ण जो है लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं और वर्णों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। 2 भाग स्वर और व्यंजन। देखिए 2 भाग हैं स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं 11, मूल स्वर जैसे 11 होते हैं और बाकी जो शेष बच्चे हैं वर्ण वो सब व्यंजन होते हैं। उसमें स्वर में भी 11 होते हैं स्वर, और अंग आह और चंद्र बिंदी वाला जो आ होता है वो अलग होता है, जैसे अंग और आह और चंद्र बिंदी। देखिए स्वर कितने हैं? आ ई उ री, ए आए ओ आओ, ये स्वर हैं। 11 स्वर होते हैं। जो अंग है ये अनुस्वार है, अह जो है वो विसर्ग है, तथा जो चंद्रबिंदी है वो अनुनासिक होती है। और देखिए व्यंजन, का से लगा करके ज्ञा तक, और श्रा और ढा और ये फा और जा, ये जो हैं ये व्यंजन हैं। का से अंगा तक कावर कहलाता है। चा से जो चा की लाइन होती है वो चावर कहलाती है। टा की लाइन है जो टावर कहलाती है। इसी प्रकार ये सब वर्ग बने हुए हैं जिसमें उच्चारण के आधार पर बांटा गया है इनको। तो ये देखिए यहाँ से लगा करके, का से लगा करके और माँ तक, का से लगा करके और माँ तक जो ये इतने व्यंजन होते हैं ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन है। इनकी संख्या होती है 25। का से लगा करके माँ तक जितने व्यंजन हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। संख्या होती है इनकी 25। और या रा ला वा, ये जो व्यंजन हैं ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। या रा ला वा, या रा ला वा जो व्यंजन है वो अंतस्थ कहलाते हैं। स ह स हा, ये है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। सा ख सा हा, ये हैं ऊष्म व्यंजन। छ त्र ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि ये 2 अक्षरों के मेल से बने होते हैं। ये हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। छ त्र ज्ञा और स्रा, ये जो व्यंजन हैं 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। जैसे का, जैसे ये देखिए छा जो है ये छा, यहाँ पर देखिए का और शा के मिलने से बना होता है। का और शा, का और शा के मेल से बना होता है। 2 व्यंजन इसमें मिल गए इसलिए संयुक्त व्यंजन हो गया। जैसे त्रा, ता और रा के मेल से बना होता है। ता और रा के मेल से बना होता है त्रा, ठीक है। ता और रा के मेल से बना होता है। जा और इया, ये ज्ञा देखिए, जा और इया के मेल से बना होता है, ठीक है। और ये जो स्रा है ये स और रा के मेल से बना होता है। स्रा जो है सा और रा के मेल से बना होता है। तो ये संयुक्त व्यंजन हो गए। और ये डा और ढा, ये हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन है। डा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन है क्योंकि इनको बोलने में जबान जो है एकदम से कंपन करती है, जैसे ऊपर ला के झटके से चलती है, इसलिए वो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। फा और जा, ये आगत व्यंजन है। आगत, ये फारसी भाषा से लिए गए हैं, आगत व्यंजन है फा और जा। अब देखिए व्यंजनों का और स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है। यहाँ पर आपने देख लिया 25 का से माँ तक 25 जो हैं स्पर्शी व्यंजन हैं। या रा लावा अंतस्थ व्यंजन हैं, इनकी संख्या होती है 4। इस अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4।
ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, सा, खा, सा, हा, ये भी 4 हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं, 2 हैं उच्छिष्ट व्यंजन और 2 हैं आगत व्यंजन। तो अब देखिए उच्चारण कैसे क्या होता है। स्वर का उच्चारण मुख से किन अंगों के द्वारा होता है? कंठ से होता है, जिह्वा से होता है, ओंठ से होता है, या व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है? ध्यान दीजिए सभी लोग। जैसे स्वर, पहले आप देखिए स्वर, आ ई उ री, ए आए ओ आओ। इन स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हास्य स्वर और दीर्घ स्वर, हास्य, दीर्घ और प्लुप्त, 3 भाग आ गया। जैसे 3 भागों में बांटा गया है। हास्य स्वर कौन है? हास्य स्वर हैं मतलब कम, जिनको बोलने में कम आवाज़ निकलती है या ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, वो हास्य स्वर कहलाते हैं। इसमें देखिए आ, ई, उ और री, आ, ई, उ और री, ये हैं हास्य स्वर। और दीर्घ स्वर कौन है? दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। ये जो शेष स्वर बचे ये हो गए दीर्घ स्वर, ठीक है। और प्लुप्त स्वर वो होता है जिसको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है, ऐसे ही उसका प्रतीक बनाया जाता है। आ मतलब हास्य स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, और इनसे ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वरों के उच्चारण में, और इनसे ज़्यादा स्वरों उच्चारण में लगता है प्लुप्त स्वरों में। प्लुप्त स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा हवा देर तक निकलती है, उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि किस अंगों के द्वारा इनका उच्चारण होता है, मुख के किस अंगों का उच्चारण का प्रयोग किया जाता है स्वरों में और व्यंजनों में। हास्य स्वरों में जैसे देखिए स्वर आ और आ और आ, इनका उच्चारण जो होता है वो होता है कंठ से। कहाँ से होता है? कंठ से। कंठ, आ और आ का उच्चारण करने में कंठ से आवाज़ निकलती है, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। और ई और ई तालु से निकलते हैं, तालव्य हैं, तालव्य, तालु का प्रयोग किया जाता है। इनमें उच्चारण करने में तालु का इस्तेमाल हो। तालु क्या होता है? जीभ के ऊपर जो जबड़ा होता है, ऊपरी छत जो होती है, मुख की ऊपरी छत है, वो होती है तालु, पिछला भाग होता है। ये मुख की ऊपरी छत का पिछला भाग तालव्य कहलाता है, तालु कहलाता है। तो तालु का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उन अक्षरों को तालव्य कहते हैं। और अब देखिए उ और उ, इनका प्रयोग करने में ओंठ का प्रयोग किया जा रहा है, ओंठ का प्रयोग किया जा रहा है, तो ओष्ठ हो गई, ओष्ठ, ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है। री, देखिए री का प्रयोग मूर्धा के द्वारा होता है। मूर्धा, मूर्धा क्या होती है? तालु का अगला हिस्सा, जहाँ जबान टकराती है अगले हिस्से में, वो मूर्धा कहलाती है। तो री का प्रयोग जो है मूर्धा के द्वारा किया जाता है, इसको मूर्धन्य कहते हैं, री को मूर्धन्य कहते हैं। ए आए का उच्चारण होता है कंठ और तालव्य के द्वारा। ए और आए, ए और आए का उच्चारण जो होता है कंठ और तालव्य दोनों के द्वारा होता है, कंठ के द्वारा और तालु के द्वारा, इसलिए कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कहते हैं। ओ और आओ, ओ और आओ का उच्चारण जो होता है कंठ और ओष्ठ के द्वारा होता है। ओ आओ, इसका उच्चारण जो है कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ लगते हैं। ओ और आओ के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ लगते हैं, इसलिए कंठोष्ठ कहा जाता है, ठीक है। और अंग आह, और इनका उच्चारण करने में नाक से आवाज़ निकलती है, अंग का आवाज़ में अनुस्वार कहलाता है इसको, ठीक है। तो देखिए आ का उच्चारण और आ का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, ई और ई का उच्चारण
तालु के द्वारा होता है, इसलिए इसको तालब भी कहते हैं। ऊ और ऊ का उच्चारण ओष्ठ के द्वारा होता है। री का उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है तथा ए आए का उच्चारण कंठ और तालु मिलाकर के होता है, इसलिए कंठ तालब भी कहलाते हैं। ओ और आओ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ मिलाकर के होता है, इसलिए उसको कंठोष्ठ कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। व्यंजनों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, का से लगा करके माँ तक स्पर्शी व्यंजन है। ये का की जो लाइन है, का ख ग घ अंगा, ये कहलाता है का वर्ग, मतलब का पूरा वर्ग है, का वर्ग, का वर्ग। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, मतलब इसके जो इतने अक्षर हैं, जितने वर्ण हैं, वो कंठ के द्वारा बोले जाएंगे, कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। क ख ग घ और अंगा, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। अब आइए देखिए चा वर्ग, च छ ज झ इया, ये कहलाएगा पूरा वर्ग चा वर्ग। चा वर्ग, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। तालु आपको बताया, जीभ के ऊपरी छत, ऊपरी जबड़े की जो ऊपरी जबड़ा होता है उसका जो छत होती है वो तालु कहलाती है। तो चा छ जा झा इया का उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, अब आइए टा वर्ग। टा वर्ग, टा वर्ग में टा ठ ड ढ अड़ा, ये टा वर्ग कहलाता है। इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा मतलब तालु तालु का अग्रभाग, उसमें जब जीभ लगती है उसको कहते हैं मूर्धा। ठीक है, मूर्धन नहीं होते, मतलब जीभ देखिए, अब टा बोल के देखिए, टा आपकी जीभ तालु के आगे भाग को लगेगी, वो मूर्धा हो गया। तो ये मूर्धन हो गए अक्षर, मूर्धा के द्वारा इनका उच्चारण होगा। अब देखिए ता वर्ग। ता वर्ग जो है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दांत, जीभ दांत को लगती है, दांत, उच्चारण स्थान है दांत। त थ द ध, आप उच्चारण करके देखिए, इनका उच्चारण करने में आपकी जीभ जो है दांतों को स्पर्श करती है, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया दांत। अब आइए पा वर्ग। पा वर्ग, पा वर्ग, पा फा बा भा मा, इन वर्गों को उच्चारण करने में ऊंट का प्रयोग होता है, ऊंट। इन सभी का उच्चारण करने में ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है ऊंट। अब देखिए या रा ला वा, ये व्यंजन हैं अंतस्थ व्यंजन, 4 हैं। इनके उच्चारण करने में जीभ, होंठ, तालु और मूर्धा, ये चारों लगते हैं, लेकिन जीभ का पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। या रा कहीं पर पूर्ण स्पर्श नहीं है, लेकिन जीभ, तालु, कंठ, मूर्धा इनका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ से घर्षण करती हुई आवाज़ मतलब ध्वनि निकलती है, वायु घर्षण करती हुई निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि गर्म हवा कंठ के द्वारा घर्षण करती हुई निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन भी इसी तरह उच्चारित किए जाते हैं, ये 2 वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन और आगत व्यंजन। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि इतने जो व्यंजन हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, किस वर्ग में रखे जाते हैं। और इसमें देखिए कुछ व्यंजनों को, जैसे आपका ये स्पर्श व्यंजन का 5वां व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का से लगा करके माँ तक हैं, इनका सबका 5वां व्यंजन जो है इतना, इनको उच्चारण करने में नाक से आवाज़ निकलती है, तो इनको कहते हैं नासिक। नासिक, ये 5वें व्यंजन जो हैं नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करने में नाक से आवाज़ निकलती है, इसलिए सब नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ व्यंजन और होते हैं, जैसे आपका देखिए या और रा, ये या और वा, सॉरी, या और वा, या और वा ये जो है अर्ध स्वर हैं, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर हैं। या वा अर्ध स्वर हैं, या वा
जो हैं ये अर्धस्वर हैं, ठीक है। और जो ये या और वा ये हो गए अर्धस्वर। ये जो रा है ये है लुंठित वर्ण। ला जो है सॉरी रा, ला देख लीजिए, ला जो है पार्श्विक है, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन है। ला जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। ला जो है एक पार्श्विक व्यंजन है। ला पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन हो गया, ठीक है। ला पार्श्विक व्यंजन है क्योंकि इसके उच्चारण करने में जीभ आगे मूर्धा से लड़ जाती है और जो हवा है साइड से निकलती है, इसलिए ला पार्श्विक व्यंजन है। और रा जो है लुंठित व्यंजन है, लुंठित, रा जो है लुंठित व्यंजन है। और डा और ढा जो है उच्छिप्त व्यंजन है। पा और फा आगत व्यंजन है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 25 स्पर्शी व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 ऊष्म व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं और 2 आगत व्यंजन हैं। का से लगा करके मा तक इन वर्गों में जो स्पर्शी व्यंजन जो पांचवा व्यंजन होता है, पांचवा व्यंजन है जो वर्ण है, ये सब नासिक के हैं, नाक के द्वारा बोले जाते हैं, नासिक के व्यंजन है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस कक्षा में वर्णों में विचार करके देखा कि स्वर कितने होते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या है, व्यंजन कितने हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या है। इस प्रकार हमने स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थानों को देखा। तो अगली कक्षाओं में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।